नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जल संरक्षण पहल भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। भारत और स्पेन ने रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन। भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के काफिले पर हमले की जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इजरायल ने गजा पट्टी में अल्पकालिक युद्ध विराम के मिस्र के प्रस्ताव को खारिज किया। और घरेलू बेंचमार्क सूचकांक 5 दिन से जारी गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ बंद हुए। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान व्यापक बदलावों और बहुमुखी विकास का दौर देखा है। विकास के इसी दौर में सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ, जिससे किसान समृद्ध हुए। श्री मोदी ने सोनी योजना सहित सरकार की विभिन्न पहल का उल्लेख किया, जिनमें सौराष्ट्र की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वो सौराष्ट्र, कच्छ, जूनागढ़, पोरबंदर और बोताड जिलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगी। उन्होंने कहा कि नवदा से चावंद पाइपलाइन से 1,200 से अधिक गांवों के लगभग 67 लाख लाभार्थियों को अतिरिक्त 28 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। उन्होंने प्रमुख उद्योगपति सावजी भाई ढोलकिया द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण प्रयासों की भी सराहना की। प्रमुख योजनाओं में 101.4 किलोमीटर की भुज नलिया रेल लाइन का गेज परिवर्तन, राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली पाइपलाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास गति का भी उल्लेख किया। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच आज गुजरात के वडोदरा में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में संवहनीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण उपायों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। स्पेन ने भारत को सूखे की समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने को आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव तन्मय लाल ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें रेल परिवहन, सीमा शुल्क, निवेश के लिए वित्तीय व्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। श्री तन्मय लाल ने कहा कि दोनों देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं।
Both countries have very long cultural heritage and traditions. There are also the city of Valladolid and Ahmedabad have a twinning arrangement. The Spanish language is popular here. Indian films and yoga and Indian cuisine are also popular in Spain. Spain is a very popular destination for India. In the other direction also, the number of tourists from Spain to India is increasing. So this whole year will celebrate all these aspects by holding various exhibitions, seminar, performances in both countries. भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। स्पेन की लगभग 240 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र भरे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक 146 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 7 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए 805 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। इस चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी, जबकि 1 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इस बीच सर्च अभियान के दौरान 86 करोड़ 32 लाख से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि बरामद की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने बैंक खातों को हैक कर या दूसरों का बैंक खाता इस्तेमाल कर किए जा रहे अवैध भुगतान के खिलाफ चेतावनी जारी की है। धन शोधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हाल में गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस के छापों से ये तथ्य उजागर हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों ने गैर कानूनी डिजिटल भुगतान प्रणालियां स्थापित कर ली हैं और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन फर्जी खातों को विदेशों से नियंत्रित किया जाता है और इनके जरिए अवैध भुगतान प्राप्त किए जाते हैं। इन खातों को आपराधिक और अवैध लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को उपलब्ध करवाया जाता है, जहां वे लोगों से अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी कर धन एकत्र करते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण के प्रमाण पत्र या उद्यम आधार पंजीकरण के प्रमाण पत्र किसी के साथ साझा न करें। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के दौरान कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री कल धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट। श्री मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और विस्तार देते हुए 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का दायरा बढ़ाएंगे। इससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे मध्य प्रदेश में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार में पटना,
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, असम में गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में चिकित्सा सेवा के विस्तार और एक जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। वे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के अंतर्गत 21 गहन देखभाल केंद्रों का भी शिलान्यास करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। जम्मू में अखनूर सेक्टर के बट्टल गांव में आज सेना की एम्बुलेंस पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि आतंकवादी का शव बरामद कर लिया गया है। लगभग 3 आतंकवादियों ने आज सुबह लगभग 6 बजे सेना के काफिले की एक एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। हमले में किसी जवान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि घुसपैठिए मौके से भागने में सफल रहे। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। तलाशी अभियान जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के अल्पकालिक संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। काहिरा में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति सीसी ने इस प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में कई फलस्तीनी कैदियों के बदले इजराइल के 4 बंधकों को छोड़ने में सुविधा पहुंचाने के लिए 2 दिन के संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया है। इसके बाद स्थायी संघर्ष विराम स्थापित करने के लिए 10 दिन तक वार्ता होगी। इस पहल के लिए इजराइल के सुरक्षा व्यवस्था और कई मंत्रियों से समर्थन मिलने के बावजूद नेतन्याहू इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता हमला जारी रहने के दौरान ही होगी। संघर्ष विराम लागू करने की पहल का नेतृत्व अमेरिका, मिस्र और कतर ने किया, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू का संघर्ष विराम समझौते को मानने से इनकार करने के कारण कैदियों की अदला बदली रुक गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में युवा उद्यमियों के योगदान को रेखांकित किया। आज नई दिल्ली में नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2024 के 3रे संस्करण का उद्घाटन करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस सेमिनार में वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बलों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 115 स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये मोबाइल ऐप चावल मिल मालिकों की शिकायतों के निपटारे में मदद करेगा। ये केंद्र द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की संतुष्टि के लिए अपनाए गए उपायों में से एक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना तथा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसरों की खोज करना है। सऊदी अरब के रियाद में श्री गोयल भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQUM की सुरक्षा प्रवर्तन पर उपसमिति ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को मशीनों से सफाई करने को बढ़ावा देने, धुंध विरोधी उपायों को लागू करने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 5 दिन से चल रहे गिरावट का सिलसिला आज थमा और घरेलू सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। एक रिपोर्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 603 अंक की तेजी के साथ 80,005 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 158 अंक की मजबूती के साथ 24,339 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 84 रुपए 7 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $71.66 प्रति बैरल के स्तर पर थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक द्विभाषी कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिकल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता टेलीफोन नंबर 01123421050 और 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जल संरक्षण पहल भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। भारत और स्पेन ने रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक 5 दिन से जारी गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।